Soil forming factors, मृदा निर्माण कारक. According to Dokuchev, due to the combined activity and reciprocal influence of parent material, climate, organisms, topography and age of land results in the formation of soil. डॉकुचेव साइंटिस्ट के अनुसार कुछ फैक्टर्स कारक के एक साथ क्रिया और एक दूसरे पर प्रभाव डालने के कारण ही मृदा का निर्माण होता है. कुछ फैक्टर्स जैसे कि पेरेंट मटेरियल, मूल पदार्थ, क्लाइमेट, जलवायु, ऑर्गेनिजम्स, जीव, टोपोग्राफी या रिलीफ, स्थलाकृति, टाइम या एज ऑफ लैंड, भूमि की आयु, ये कुछ ऐसे कारक हैं जिनके एक साथ क्रिया करने पर और एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालने से ही मृदा का, सॉइल का निर्माण होता है. अकॉर्डिंग टू जेनी, सॉइल प्रॉपर्टी इज डिटरमाइंड बाय द म्यूचुअल इन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स. जेनी नाम की साइंटिस्ट के अनुसार कुछ फैक्टर्स या कारक के एक दूसरे पर प्रभाव डालने से मृदा का जो गुण है, प्रॉपर्टीज़ है, उसका निर्धारण होता है. फैक्टर्स, इन कारक को जेनी ने एक इक्वेशन के द्वारा बताया है. इसमें S का मतलब है सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण. F का मतलब है इज़ ए फंक्शन ऑफ, का कार्य है. Cl का मतलब है क्लाइमेट, जलवायु से. O का मतलब है ऑर्गेनिजम्स, जीव. R का मतलब है रिलीफ या टोपोग्राफी, स्थलाकृति. P का मतलब है पेरेंट मटेरियल, मूल पदार्थ. T का मतलब है टाइम या एज ऑफ लैंड, भूमि की आयु. अगर इक्वेशन को सही से देखें तो पहले कौन सा फैक्टर आ रहा है? क्लाइमेट, फिर आता है ऑर्गेनिज्म, फिर आता है रिलीफ, फिर आता है पेरेंट मटेरियल, फिर आता है टाइम या एज ऑफ लैंड. जेनी के अनुसार इन फैक्टर्स, कारक को 3 ग्रुप में बांट दिया गया. पहला पैसिव फैक्टर, दूसरा एक्टिव फैक्टर और तीसरा न्यूट्रल फैक्टर. पैसिव फैक्टर, निष्क्रिय कारक के अंतर्गत पेरेंट मटेरियल और टोपोग्राफी को रख दिया गया. एक्टिव फैक्टर, सक्रिय कारक के अंतर्गत क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म को रख दिया गया. और न्यूट्रल फैक्टर के अंतर्गत टाइम या एज ऑफ लैंड को रख दिया गया. तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पहले 2 एक्टिव फॉर्मिंग फैक्टर्स क्या हैं, पहले 2 सक्रिय कारक क्या हैं? तो आंसर क्या होगा? क्लाइमेट, जलवायु और ऑर्गेनिज्म, जीव. वहीं अगर क्वेश्चन आएगा कि 2 पैसिव फैक्टर, निष्क्रिय कारक कौन से हैं? तो पेरेंट मटेरियल, मूल पदार्थ, और टोपोग्राफी, स्थलाकृति आएगा. वहीं अगर क्वेश्चन आया कि न्यूट्रल फैक्टर, तटस्थ कारक कौन सा है? तो टाइम या एज ऑफ लैंड आएगा. चलिए इन कारक को एक एक करके थोड़ा समझते हैं. पहला है पेरेंट मटेरियल, मूल पदार्थ. It is a unconsolidated mass which helps in the formation of soil या true soil. Parent material have significant effect on soil formation due to its physical, chemical and mineralogical properties. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि रॉक्स और मिनरल्स में वेदरिंग की प्रक्रिया होने के कारण वो पेरेंट मटेरियल में बनता है. तो ये जो पेरेंट मटेरियल, मूल पदार्थ होता है, वो अनकंसोलिडेटेड मास होता है, मतलब कि लूजली अरेंज होता है, जिनमें पार्टिकल आपस में नहीं जुड़े होते हैं, या तो वो सतह पे या गहराई पर पाए जाते हैं. ये सोलम बनाते हैं. अल्टीमेट ये जो पेरेंट मटेरियल, मूल पदार्थ है, इसमें जो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, मिट्टी निर्माण वाले जो कारक हैं या प्रक्रिया, वो काम करती है, जिसके कारण ये ट्रू सॉइल बनाता है या सोलम जिसको बोलते हैं. पेरेंट मटेरियल, मूल पदार्थ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण में. इसके फिजिकल, केमिकल और मिनरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, जो गुण हैं, उसके कारण. इसको 3 क्लास में बांटा गया. पहला है रेसिडुअल पेरेंट मटेरियल, अवशिष्ट मूल सामग्री. दूसरा है ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल, वाहित मूल पदार्थ. तीसरा है बायोलॉजिकल पेरेंट मटेरियल, जैविक मूल पदार्थ. पहला देखते हैं रेसिडुअल पेरेंट मटेरियल, अवशिष्ट मूल सामग्री, मतलब ऐसे पेरेंट मटेरियल, मूल पदार्थ जो कि एक ही जगह पे लंबे समय तक रहते हैं, उन्हें ही रेसिडुअल पेरेंट मटेरियल, अवशिष्ट मूल सामग्री कहते हैं. इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान और मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरित चट्टान, इसके उदाहरण के अंतर्गत आते हैं. दूसरा है ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल, वाहित मूल पदार्थ. ऐसे पेरेंट मटेरियल या ऐसे मूल पदार्थ जो कुछ एजेंसी जैसे कि वाटर, आइस, एयर, ग्रेविटी, इसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, यही हम ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल, वाहित मूल पदार्थ बोलते हैं. तीसरा है बायोलॉजिकल पेरेंट मटेरियल, जैविक मूल पदार्थ. डिकम्पोज्ड बायोलॉजिकल मैटर या पार्शियली डिकम्पोज्ड बायोलॉजिकल मैटर्स को ही बायोलॉजिकल पेरेंट मटेरियल बोलते हैं. मतलब कि विघटित या आंशिक रूप से विघटित जैविक पदार्थ को ही
कुछ एजेंट्स जिसकी वजह से पैरेंट मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसे हम कुछ नामों से बुलाते हैं। जैसे कि अगर पैरेंट मटेरियल ग्रेविटी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसे हम कोलोवियम बोलते हैं। अगर लैक्स मतलब कि लेक्स या ओशन की वजह से अगर पैरेंट मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो उसे बोलते हैं लैकोस्टेराइन। अगर वाटर की वजह से पैरेंट मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं एलुवियम। अगर पैरेंट मटेरियल में सिल्ट फ्रैक्शन ज़्यादा है मतलब कि वो सिल्टी है तो अगर वो विंड की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसे बोलते हैं एओलियन। अगर पैरेंट मटेरियल में सैंड फ्रैक्शन ज़्यादा है और अगर वो विंड की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं लुइस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना, एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है। रिलीफ या टोपोग्राफी स्थलाकृति इन दिस रन ऑफ ड्रेनेज एंड माइक्रोक्लाइमेट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इफेक्ट ऑफ टोपोग्राफी। टोपोग्राफी के प्रभाव से रन ऑफ, ड्रेनेज जल निकास, माइक्रोक्लाइमेट सूक्ष्म जलवायु ये प्रभावित होते हैं। थोड़ा इसे समझते हैं। भूमि की सतह का आकार, शेप, इसकी ढलान, स्लोप और स्थिति, पोजीशन मिट्टी के प्रकार को बहुत प्रभावित करती है। जैसे कि ऊपर के ढलान की जो मिट्टी होती है उसमें क्ले कंटेंट कम होता है, पीएच कम होता है, सॉल्युबल सॉल्ट्स और ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कम होता है, लाइट कलर की होती है, बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन्ड होती है मतलब जल निकास अच्छी तरीके से होता है नीचे वाले ढलान की तुलना में। क्लाइमेट, जलवायु। क्लाइमेट इंक्लूड्स ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड विंड। टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट। किसी एरिया का जो क्लाइमेट जलवायु होता है, क्लाइमेट के अंतर्गत हम पढ़ते हैं ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड या रेनफॉल जो भी, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो वेदरिंग की प्रक्रिया होती है, अपक्षय प्रक्रिया, इसको अफेक्ट करता है जिससे कि मिट्टी का जो निर्माण की जो प्रक्रिया है या फिर जो उसका स्पीड है, जिस गति से निर्माण होना चाहिए वो भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म, जीव। इसके अंतर्गत आता है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा के अंतर्गत आते हैं प्लांट रूट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ग्रासेस एंड फॉरेस्ट। और फौना के अंतर्गत आता है एंड्स, टर्माइट, अर्थवॉर्म, रोडेंट्स एक्सेट्रा। तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, ह्यूमन, एनिमल्स, ये सब के सब क्या करते हैं, जो मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, उसको प्रभावित करते हैं। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो क्या करते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो रासायनिक क्रिया जो मृदा में होती है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे ही अर्थवॉर्म हो गया या बरोइंग एनिमल, बिल खोदने वाले जानवर, वो क्या करते हैं, मृदा को मिक्स करते हैं मतलब सॉइल को मिक्स करते हैं और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को भी चेंज कर देते हैं। सॉइल को ज़्यादा से ज़्यादा परमिएबल बनाते हैं एयर और वाटर के लिए और सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव भी करते हैं। देखते हैं पांचवा फैक्टर जो कि है टाइम या एज ऑफ लैंड, भूमि की समय या आयु। Soil forming process is very slow and it takes thousands of years to develop in soil. मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत धीरे होती है जिसकी वजह से सालों लग जाते हैं मृदा, सॉइल को डेवलप होने में। लैंड का एज होता है मतलब भूमि की आयु, वो पूरी तरीके से बाकी के 4 फैक्टर जो हमने पढ़ा है जैसे कि पैरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, ये कितनी तेज़ी से सॉइल पे काम कर रहा है उस पर निर्भर करती है। मॉर एंड वॉन बैरन नाम के साइंटिस्ट ने सॉइल को क्लासिफाई किया है उसके एज, आयु और समय के हिसाब से, जो कि है पहला इनिशियल, दूसरा जुवेनाइल, तीसरा विराइल, चौथा सेनाइल और पांचवा फाइनल। पहला स्टेज जो है वो है इनिशियल, में जो रॉक्स और मिनरल्स हैं उनमें वेदरिंग प्रोसेस नहीं हुई है मतलब ये एक्सपोज नहीं हुए हैं वेदर से। दूसरा स्टेज है जुवेनाइल जिसमें वेदरिंग की जो प्रक्रिया है वो जस्ट चालू हुई है। तीसरा स्टेज है विराइल, इस स्टेज में रॉक्स और मिनरल्स आसानी से टूट जाते हैं और क्ले का जो मात्रा है वो भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्टेज है सेनाइल, इसमें टूटने की प्रक्रिया आखिरी पड़ाव में होती है, फाइनल स्टेज में होती है। लास्ट है फाइनल, इसमें सॉइल डेवलपमेंट, मृदा का निर्माण पूरा हो जाता है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है इसका क्रम, पहले क्या आता है बाद में क्या आता है, तो इसे ध्यान रखना।